हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग कक्षा 12 में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समाकलन, यानी इसे हम इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। समाकलन दो प्रकार से हम लोग यहाँ समाकलन में हम दो प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। सबसे पहले हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे जिसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके बाद में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे जिसे हम निश्चित समाकलन के बारे में जानते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले हम लोग अनिश्चित समाकलन जो पढ़ेंगे, इसमें जो है लिमिट क्लियर नहीं होती। एक तरीके से देखें तो समाकलन की अपर लिमिट लोअर लिमिट क्लियर नहीं होती है। तो इसमें एक हम लोग रिजल्ट में कांस्टेंट सी का प्रयोग करते हैं, प्लस सी, कांस्टेंट सी या अचरांक सी इसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि अनिश्चित समाकलन के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवकलन और समाकलन की प्रक्रियाएँ एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं। अवकलन का उल्टा समाकलन बोल सकते हैं व्युत्क्रम, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन होता है, ठीक। अगर किसी फलन f ऑफ x, अगर कोई फंक्शन दिया गया है आपको, जैसे माना कि एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, ठीक। अगर इस f ऑफ x फंक्शन का x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें, क्योंकि फंक्शन भी x के अवयवों में है, तो x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो इसका मान लीजिए ये रिजल्ट आया है आपका कैपिटल f ऑफ x, ठीक। तो सीधी बात समझिए कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका कैपिटल f ऑफ x के रूप में है, यदि कोई रिजल्ट है, तो अगर हम जो है इस रिजल्ट को हम अगर समाकलित करें, ठीक, तो लौट के आपका ये फंक्शन प्राप्त होगा। तो हम लोग जब अपोजिट बोल रहे हैं, व्युत्क्रम बोल रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन इस रिजल्ट का अगर हम f ऑफ x जो फंक्शन मिला है हमें, इसका हम x के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो आपका लौट के f ऑफ x प्राप्त होगा। इस रिजल्ट में आप लोग एक अचरांक का प्रयोग करेंगे जिसे हम प्लस सी कहेंगे। प्लस सी केवल ये डिनोट करेगा कि एक तरीके से ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में जो सी होता है वो एक्स से स्वतंत्र होता है, सी के भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं, ठीक है। तो सी की इस भिन्नता के कारण हम लोग इसे अनिश्चित समाकलन, सी की इस अनिश्चितता के कारण इसे हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अनिश्चित समाकलन के बारे में एक थ्योरिकली पढ़ेंगे, इसके नियम पढ़ेंगे और प्रत्येक समाकलन के अवयव को हम लोगों को कहाँ तक ले जाना है, इसके मानक सूत्रों तक। जो सूत्र बनाए गए हैं समाकलन, प्रत्येक समाकलन की राशि को अगर हम मानक सूत्रों तक कन्वर्ट कर लेंगे तो मानक सूत्रों की सहायता से इसको हम आसानी से जो है समाकलित कर सकते हैं, मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम कुछ समाकलन के बारे में एक परिभाषा लिख के आपको जो है समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो समाकलन के बारे में या अनिश्चित समाकलन के बारे में एक हल्की सी जानकारी, एक सामान्य परिचय अति आवश्यक है प्रत्येक चैप्टर का। यदि सामान्य परिचय आपको नहीं है पता प्रत्येक चैप्टर का, तो उस चैप्टर की विषय वस्तु चैप्टर के अंतिम अवस्था तक अधूरी रहेगी, ठीक है। यही कारण है फिर मार्किंग हम लोगों की कम रह जाती है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, कलन इकाई से आपका इंटरमीडिएट में, और कलन इकाई आपकी लिखित रूप में 44 नंबर की अकॉर्डिंग टू बुक आपकी आती है, ठीक है। तो हमने अनिश्चित समाकलन या इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में कुछ लिखे हुए हैं कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या आप ये कह लीजिए समाकलन के बारे में समझा रहे हैं। समाकलन और अवकलन एक दूसरे की जो प्रक्रियाएं हैं वो व्युत्क्रम है, ठीक। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन होता है। हम लोगों ने अवकलन पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी अवकलन पढ़ाया जाता है, और उसी के जस्ट आगे 12th से स्टार्ट होता है अवकलन। तो हम लोगों ने अवकलन अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। उसी अवकलन का जो व्युत्क्रम कह सकते हैं वो आपका समाकलन होता है, समाकलन कहलाता है। यदि कोई फंक्शन है, अभी हमने आपको समझाया भी था रफली, यदि कोई फंक्शन है स्मॉल f ऑफ x या f ऑफ x कह लीजिए, इसका अवकल गुणांक मान लीजिए ये भी f ऑफ x बोलेंगे, ये कैपिटल में लिख दिया। स्मॉल f ऑफ x का अवकलन कैपिटल f ऑफ x है। इसका मतलब है अर्थात कोई फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो d अपॉन dx यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं। कोई फंक्शन दिया गया है आपको स्मॉल f ऑफ x है, या कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x, कुछ भी हो सकता है x के रूप में, ठीक है। तो इसका हम जब अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो ये आपका आ रहा है कैपिटल ऑफ x, यानी कि कोई आपको आंसर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग भविष्य में कह सकते हैं अगर इस आंसर का जो आंसर आपको प्राप्त हुआ है कैपिटल ऑफ x के रूप में, तो इसका अगर हम समाकलन करें तो लौट के आपका वो स्मॉल f ऑफ x बना देगा, यानी कि जो है जो अवकलन कर रहे थे जिसका, वो आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ। तो एक दूसरे की प्रक्रियाएँ उल्टी लग रही हैं। स्मॉल का अगर कैपिटल हो रहा है अवकलन, तो समाकलन कैपिटल का स्मॉल होगा, बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो इस कैपिटल f ऑफ x का समाकलन
स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा। इसे हम गणितीय भाषा में निम्न प्रकार परिभाषित भी कर सकते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स उठाया, इंटीग्रेशन का निशान लगाया, डी एक्स, तो आपका मिला एफ ऑफ एक्स, यानी कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिला। ये वही फंक्शन मिला जिसका हम अवकलन कर रहे थे पूर्व अवस्था में। ठीक, तो एक दूसरे के ये जो रेड पेन से लिखे हुए हैं ये एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया हो गई, व्युत्क्रम हो गया। अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। ठीक है, और सामान्य परिचय हम लोग करना चाहेंगे कि ये आपको जो चिन्ह दिख रहा है आपका इस टाइप का, ठीक, इस चिन्ह को समाकलन चिन्ह कहते हैं। ठीक, समाकलन के चिन्ह के अंदर dx को रखने का अर्थ है कि समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है। अगर समाकलन के चिन्ह के अंदर हम dx रख रहे हैं इस तरीके का, तो इसका मतलब ये हुआ कि समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे अवकलन में करते थे d/dx, d/dt, d/dz, है ना। तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी के सापेक्ष वो राशि शो करेगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो इसको हम इंटीग्रेशन dx कहेंगे। ठीक, तो यही हमने लिखा हुआ है कि dx को रखने का अर्थ है कि समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है। एक बात और हमने स्टार बना के लिखी है आपकी कि dx के बिना इंटीग्रेशन fx का कोई अर्थ, f ऑफ x का कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन दिया गया है अंदर, ठीक, और उसका ये पता नहीं है हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं। माना कि लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x क्यूब, अब यही क्लियर नहीं है कि इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, तो हम लोग जो है इसे नियमानुसार पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि ये आपका जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिला, इसके रिजल्ट में एक अचरांक लगा देते हैं प्लस का सी। अनिश्चित समाकलन में एक अचरांक, इसे हम अचर पद कहते हैं, ठीक, या कांस्टेंट कह लीजिए, आप कांस्टेंट कहिए, सी लगा देते हैं। इस सी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि ये सी क्यों लगाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, आखिर क्यों ये इस्तेमाल किया जाता है अनिश्चित समाकलन में, जबकि निश्चित समाकलन में ये यूज नहीं किया जाता है। तो ये जो सी होता है ये आपका समाकलन अचरांक होता है जो कि x से स्वतंत्र होता है। अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं जो है समाकलन, या x के सापेक्ष या x में अवयव दिए गए हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो सीधी बात समझिए कि आंसर भी संभवतः x में ही आएंगे कुछ ना कुछ। ठीक, तो x को अलग करके जो भी आपका पार्टीशन विदाउट x होगा, एक तरीके से देखें तो वो आपका सीधा कांस्टेंट बन जाएगा, उसी को ही आप अचरांक कहते हैं। ठीक, और रिजल्ट में आपको प्रत्येक रिजल्ट में से आपको लगाना है। ये x से स्वतंत्र होता है, x के और c के भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं। इन भिन्न भिन्न मानों के लिए हमारे फलन के समाकलन भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो सकते हैं। तो c की इस अनिश्चितता के कारण से हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी सेम इस लाइन से जो आपको इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो यहीं से हम आपको जानकारी देंगे कि ये सी आपका जो इक्वेशन फर्स्ट में आपका सी यूज किया गया है, इस सी को यूज करने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, नोट करिए। हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसमें सी यूज करते हैं, सी का तात्पर्य क्या है। ठीक, तो हमने लिखे हुए हैं जैसे इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा था एक्स के सापेक्ष, यानी कोई फलन है उसका हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करें तो आपका जो है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी कोई आंसर मिला आपका उसमें प्लस सी, अगर प्लस सी लगा रहे हैं, ये आपका जो इक्वेशन फर्स्ट डाला हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिखे हुए हैं कि यहाँ पर सी समाकलन का अचरांक कहलाता है, समाकलन का अचरांक कहलाता है तथा x से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है x के अवयव नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है x के अवयव नहीं होंगे। बहुत ध्यान से देखें, स्वतंत्र होता है। c का मान निश्चित नहीं होता है, तो c का मान कोई फिक्स नहीं होता है, अर्थात c के भिन्न भिन्न मान ले लिए जाएँ, मान लेने पर दिए गए फलन के भिन्न भिन्न समाकलन प्राप्त होते हैं। तो c का मान मतलब निश्चित नहीं होता है। अगर हम c के भिन्न भिन्न मान प्राप्त ले लें तो हम लोगों को फलन के समाकलन भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएंगे, जिनमें केवल अचर पद का ही अंतर होता है। अचर पद किसी में और कुछ मिलेगा, किसी में और कुछ मिलेगा, क्योंकि फलन चेंज होगा तो उसका अचर पद भी चेंज होगा। अच्छा, सी के मान की इस अनिश्चितता के कारण, सी का जो मान अनिश्चित है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि सी के मान अलग अलग मिल रहे हैं, तो सी की इस अनिश्चितता के कारण ही जो है एक तरीके से देखें स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो आपको मिला है, ये जो आंसर लिखा हुआ है हमने, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी को कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक, तो ये अनिश्चित समाकलन के बारे में एक साधक जानकारी है, जो है सार्थक जानकारी है। इतनी तो कम से कम आपको आनी चाहिए समाकलन को पढ़ने के लिए, चाहे आप डेफिनेट पढ़ें चाहे इनडेफिनेट पढ़ें, लेकिन समाकलन की आपको भूमिका आनी चाहिए कि समाकलन क्या होता है। तो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल में आप कोई भी ले लें, कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो आपका साइन एक्स प्लस सी, ये देखिए प्लस सी लगाए हुए हैं। इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स डी एक्स, तो ये भी आप लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स प्लस सी, इसमें भी प्लस सी लगा हुआ है। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल,
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है अनिश्चित समाकलन को इस तरीके से पढ़ेंगे। उसके रिजल्ट में हम लोग एक समाकलन अचरांक का प्रयोग करेंगे प्लस सी, जो कि आपका एक्स से स्वतंत्र होगा। सी का मान निश्चित नहीं होता है, तो अनिश्चित होता है, तो सी की इस भिन्नता के कारण ही इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। इतना होने के बाद हम लोग जो है कुछ समाकलन के गुणधर्म पढ़ेंगे कि हम लोगों को समाकलन किस तरीके से करना है, समाकलन के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। और सीधी बात समझिए कि ये आपके प्रत्येक बुक से आपका मैच करेगा। आप किसी भी प्रकाशन की किताब से पढ़ें समाकलन, क्वेश्चन वही है, टाइप वही है, क्वेश्चन का टाइप भी वही है, और जो है सीधी बात समझिए एक तरीके से, तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, समाकलन आपका वही चैप्टर है, इसी टाइप से आपको पढ़ना है। और प्रत्येक बुक में आपको जो है जो नियम है, जो मानक सूत्र हैं, वो सेम दिए गए हैं, जहाँ तक कि क्वेश्चन का प्रारूप भी सेम है। तो यहाँ पे हम श्री मधुर गुप्ता जी की बुक से आपको जो है अध्ययन कराएंगे समाकलन का। और इस बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं पर्याप्त से ज़्यादा दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक बुक NCERT हो, आपकी कोई भी हो, किसी भी प्रकाशन की किताब हो, उससे जो है बालाजी प्रकाशन है या कोई भी प्रकाशन है, उससे आपकी प्रत्येक क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़िए कि हमें जो है बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके कुछ गुणधर्म देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लागू होती हैं क्वेश्चन हल करते समय। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में लिखी हुई है, अवकलन तथा समाकलन की क्रियाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं, विपरीत होती हैं। अगर कोई फलन है उसका हम इंटीग्रेशन करें, पहले समाकलन करें एक्स के सापेक्ष, और फिर जो भी आपको प्राप्त हो उसका अवकलन कर दें, हैं आगे लिखे हुए हैं d/dx। तो अगर हम समाकलन करके उसका पूरे अवकलन करें तो आपका लौट के क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है। तो ये आप नोट कर लेंगे, अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है बे अनिश्चित समाकलन। बे अनिश्चित समाकलन जिनका अवकलन समान होता है, ध्यान दीजिए, जिनका अवकलन समान होता है वे सब एक ही वक्रों के परिवार के सदस्य कहलाते हैं, एक ही वक्रों के परिवार के सदस्य होते हैं या हैं, अतएव उन्हें स्वतुल्य समाकलन कहते हैं। कोई पूछता है आपसे स्वतुल्य समाकलन क्या होता है, तो स्वतुल्य समाकलन में आप लोग ये बताएंगे जिनका जो है वे अनिश्चित समाकलन जिनका अवकलन समान होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट दिए हुए हैं, ये तो आपने अवकलन में भी पढ़ा होगा, अगर फलन दो या दो से अधिक दिए गए हैं तो उन सभी का अलग से हम अलग अलग करके एक्स के सापेक्ष या जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन करते हैं, उसी तरीक़ा से समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन f(x) + g(dx), यानी कि दो फलन दिए गए हैं, उनका x के सापेक्ष, दो फलन योग के रूप में दिए गए हैं, उनका x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो दोनों फलनों का हम अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और बीच में आपका सिंबल आएगा प्लस, क्योंकि दोनों फलन आपके जुड़े हुए थे, प्लस के रूप में थे। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट बनाया है, अगर दो फलन अंतर के रूप में हैं तो वो उन फलनों का अलग से समाकलन करेंगे, अलग अलग उन दोनों फलनों का समाकलन करेंगे, उनके मध्य चिन्ह आएगा अंतर का, योग का हो या अंतर का हो, उसी तरीके से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। और ये प्रक्रियाएँ जो हमने तीसरी और चौथी प्रक्रिया बताई है, ये प्रक्रियाएँ तो आपने अवकलन में भी पढ़ी होंगी, अवकलन को भी हम इसी तरीके से मैनेज करते हैं। पांचवी प्रक्रिया दी हुई है, अगर कोई अचर पद दिया गया है समाकलन के अंदर, यानी फलन के साथ में कोई अचर पद है, तो अचर पद को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के f(x) dx, तो के बाहर लेके आप इंटीग्रेशन f(x) dx करेंगे जहाँ के आपका कोई अचर पद है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म हैं, इनको हम लोग जो है बहुत अति आवश्यक रूप से तैयार करेंगे। इसके बाद में देखिए जो हम लोगों ने अवकलन के सूत्र पढ़े हुए हैं, जस्ट उल्टा उसका अपोजिट करेंगे तो आप समाकलन के सूत्र पाएंगे, ठीक है। तो इस क्रम में हम कुछ फार्मूले आपको प्रोवाइड कराएंगे इस पर भी, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे समाकलन की विधियाँ। तो यहाँ पे समाकलन की विधियाँ हम लोग तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं मानक सूत्रों पर, मानक सूत्रों पर तो सभी समाकलन हम लोगों को पढ़ने हैं। इसके साथ साथ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखेंगे, इसी तरीके से हम लोग आंशिक भिन्नता देखेंगे और खंडशः समाकलन देखेंगे फर्स्ट इनटू सेकंड के रूप में। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। तो आगे हम लोग जो है अनिश्चित समाकलन के आधार पर कुछ मानक समाकलन देखेंगे, जो स्टैंडर्ड हमारे इंटीग्रल हैं, जो स्टैंडर्ड फार्मूले टाइप में हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो हमने लिखा हुआ है मानक समाकलन के बारे में कि सरल फलनों के समाकलन की कोई विधि नहीं है, मतलब इनके समाकलन की कोई विधि नहीं है, इनके समाकलन उनके अवकल गुणांक यानी कि अवकलन के आधार पर ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने समाकलन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसको जो है बहुत ध्यानपूर्वक हम लोग
देखेंगे। पहला दिया है हमने x टू पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, यानी x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, यानी इंटीग्रेशन x टू पावर n dx। ये होता है आपका x टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। देखिए c सब में लगाया हुआ है क्योंकि ये आपके अनिश्चित समाकलन है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगी है कि n का मान -1 नहीं है, n नॉट इक्वल टू -1। दूसरी कंडीशन है इंटीग्रेशन 1/x dx, यानी 1/x का x के सापेक्ष समाकलन, ये होता है log x बेस e प्लस c, log x बेस e प्लस c, यानी c सभी में लगाना है आपको। तीसरा समाकलन है इंटीग्रेशन e टू पावर x dx, समाकलन e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन e की पावर x होता है, अवकलन भी e की पावर x होता है और प्लस c आपको लगाना है। चौथा समाकलन है समाकलन a की पावर x dx, तो ये होगा e की पावर x बटे log a बेस e प्लस c। पाँचवा हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन करेंगे जैसे अवकलन करते हैं, जस्ट अपोजिट है आपका। sin x का समाकलन x के सापेक्ष होगा माइनस cos x प्लस c। छठवां है cos x का समाकलन x के सापेक्ष होगा sin x प्लस c। सातवां लिखे हुए हैं sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन होगा tan x प्लस c। और आठवां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, यानी कि cosec स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन माइनस cot x प्लस c। नौवां दिया हुआ है इंटीग्रेशन sec x tan x dx, sec x इंटू tan x dx, यानी कि sec x इंटू tan x का x के सापेक्ष समाकलन sec x प्लस c। cosec x इंटू cot x का x के सापेक्ष समाकलन 10वां नंबर था आपका माइनस के cosec x प्लस c। इसके बाद में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन अवकलन जो पढ़े हुए हैं उसी के आधार पर समाकलन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस c। अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए तो इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये होगा आपका cos इनवर्स x प्लस c। इसी तरीके से tan इनवर्स cot इनवर्स x के चलते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस c। अगर माइनस चिन्ह ले लें इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स x प्लस c। आगे हम लोगों ने sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के लिखे हुए हैं। 15वां सूत्र है आपका समाकलन इंटीग्रेशन 1/x√x स्क्वायर -1 dx, तो ये आपका बनेगा sec इनवर्स x प्लस c। 16वां आपको दिया गया है फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक। तो इंटीग्रेशन माइनस का 1/x√x स्क्वायर -1, तो ये आपका रहेगा cosec इनवर्स x प्लस का c। इंटीग्रेशन 0 dx, तो ये भी बात समझें केवल कांस्टेंट आपको मिलेगा c। इंटीग्रेशन 1 dx, तो आपका मिलेगा 1x, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर t के सापेक्ष करेंगे तो 1t मिलेगा, z के सापेक्ष करेंगे 1z मिलेगा। इंटीग्रेशन 1 dx, तो आपका मिलेगा कितना 1x और प्लस का c। तो इस आधार पे हम लोग कुछ ये मानक समाकलन हैं जिनको हम अवकलन गुणांक के आधार पर वेरीफाइड भी कर सकते हैं। ये सब आपके अवकलन के अपोजिट लिखे हैं। सपोज दैट जैसे हम लोगों ने कोई भी उठा लिया, जैसे आपने अवकलन पढ़े हुए थे हम लोग, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को अपोजिट पढ़ना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो आपका लौट के क्या मिलेगा साइन इनवर्स x, यानी ये प्रक्रियाएँ एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये प्रक्रियाएँ एक दूसरे के अवकलन और समाकलन की प्रक्रियाएँ एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं। अच्छा, इस आधार पर हम लोग आगे, ये आपके मानक सूत्र हो चुके हैं। कुछ हाइपरबोलिक फार्मूले के भी सूत्र देखिए जिनको हम आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी सिलेबस में देखने को ये मिलते हैं। आइए देखें, सामने कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन के इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं। इनके अवकलन भी होते हैं और फिर अवकलन का व्युत्क्रम करेंगे तो आपके समाकलन भी होते हैं, जिनका यूज कम से कम है। इसलिए जो है इनके बारे में जो है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आगामी क्लासेस में BSc लेवल पे आप लोग इन्हें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो है समाकलन के अंतर्गत हम लोग समाकलन की विधियां पढ़ेंगे। तो समाकलन की विधियों के लिए अभी हम लोगों के पास टाइम है, ठीक है। आज हमने आपको समाकलन के जो है बारे में एक तरीके से आप देखें तो अनिश्चित समाकलन की भूमिका के बारे में समझाया है विद फार्मूला के। इसे आप बार बार वीडियो की सहायता से देखने का प्रयत्न करेंगे। आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज हम श्री मधुर गुप्ता जी की बुक से जो है ले रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से देखें तो क्वेश्चन का जो समन्वय है वो सबसे ज़्यादा आपका द बेस्ट गुप्ता जी की बुक में है, ठीक है ना। और बाकी बुक्स में जो भी क्वेश्चन है आपके वो सभी ऑल टोटल क्वेश्चन इसमें आपके मैच कर जाएंगे।
ठीक है। कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अति आवश्यक होंगे। ठीक है।